हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पर्यावरण का पहला चैप्टर पर्यावरण के क्षेत्र और उनके सभी भागों के बारे में बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। सबसे पहले पर्यावरण कुछ शुरुआत करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे पर्यावरण के क्षेत्र के बारे में। तो सबसे पहले आता है हमारा स्थलमंडल। स्थलमंडल में सिर्फ हमको इतना ही याद रखना है कि यह पृथ्वी का लगभग 29% भाग जो कि स्थलमंडल है, और पृथ्वी के ऊपरी परत पर स्थलमंडल पाया जाता है। ठीक है ना। इसके बाद आपका आता है जलमंडल। जलमंडल में हमको सिर्फ यह याद रखना है कि यह पृथ्वी का लगभग 2/3 भाग यानी कि 71% भाग भूमि का जो कि जल से घिरा हुआ है, जिसमें कि आप ये याद रखेंगे कि जल भी 2 प्रकार का होता है, लवणीय जल और भूमिगत जल। तो ये आपका 97.5% है और भूमिगत जल आपका मात्र 2.5% ही है। आपको इतना याद रखना है। और वायुमंडल में तो आपको पता ही है, जितनी भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी भी गैसें हैं जो कि वायुमंडल के अंदर आती हैं। और एक नई चीज़ आपको पता ही होगा पहले से ही कि ये हमारा वायुमंडल पृथ्वी से कैसे जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घिरा हुआ है। ठीक है ना। और इन तीनों को मिला करके ही ये हमारा जैव मंडल बनता है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वायुमंडल की। पृथ्वी के चारों ओर गैस के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग से ही वायुमंडल के सभी गैसों की उत्पत्ति होती है। ये हमको याद कर लेना है कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट है, 78% है। सबसे ज़्यादा हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस ही पाई जाती है। इसके बाद आता है ऑक्सीजन, जो कि किसी क्वेश्चंस में आपको 20% मिलेगा, 21% मिल जाएगा। आर्गन 0.93% एंड कार्बन डाइऑक्साइड आपकी 0.03%। इसके बाद आते हैं वायुमंडल की परतों के बारे में। तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है क्षोभमंडल। इसके बाद आता है सबका समताप मंडल। इसके बाद आता है मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल। इसके बाद आगे चलते हैं। आपको ग्राफ इमेज के आधार पर भी आपको बताते हैं। तो ये आप देखिए, ये हमारा क्या है? पृथ्वी है। इसके बाद हमारे सिर के ऊपर यानी कि लगभग 18 किलोमीटर, हमारे सिर से लगभग 18 किलोमीटर तक क्या है? ये क्षोभमंडल है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। फिर आता है आपका मध्यमंडल को मीजोस्फीयर कहते हैं। फिर आता है आपका आयनमंडल, इसको आयनोस्फीयर कहते हैं। और फिर आता है बाह्यमंडल, जिसको कि एक्सोस्फीयर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे आपको और समझ में आएगा। तो सबसे पहले आता है, अब हम एक एक करके बताते हैं आपको कि किस मंडल में क्या क्या गतिविधियाँ होती हैं। तो सबसे पहले आते हैं क्षोभमंडल को जान लेते हैं। क्षोभमंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? ट्रोपोस्फीयर। क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फीयर। इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये अधोमंडल में पाया है। अधोमंडल का मतलब हुआ कि यह पृथ्वी से सबसे पास में पाया जाता है और यह पृथ्वी की सबसे निचली परत होती है। इस पर सामान्य ताप पतन दर होता है, यानी कि अगर हम पृथ्वी से क्षोभमंडल की तरफ अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारा -1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। ठीक है ना। और ये इसी मंडल में आपका बादल, आंधी, तूफान, वर्षा सारे इसी में होते हैं। इसको संवहन मंडल भी कहते हैं और सबसे ज़्यादा मौसम परिवर्तन भी इसी मंडल में होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। इसके बाद आता है आपका समताप मंडल। समताप मंडल में आपका क्या आता है? यह पृथ्वी की 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। इस पर मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं।
ओजोन गैस इसी में पाई जाती है जो कि हमको पराबैंगनी किरणों से बचाती है। वायुयान को उड़ाने की आदर्श दशा होती है, यानी कि जितने भी वायुयान उड़ते हैं जिनको हम देखते हैं वो हम सिर्फ समताप मंडल में ही उड़ा करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आप इस ग्राफ से भी समझ सकते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी से 0 से 10 किलोमीटर के ऊपर पर क्या आता है, आपका समताप मंडल आता है। इसके बाद 10 किलोमीटर से आपका 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या आता है, समताप मंडल आता है, जिसको कि इसी में ये देखिए ओजोन परत है जो कि पराबैंगनी किरणें जो ऊपर से आ रही हैं सूर्य से, इनको रोकने का काम करती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। फिर आपका आता है मध्यमंडल। मध्यमंडल की क्या विशेषताएं हैं, समताप मंडल के ठीक, एक मिनट दोस्तों, इसके बाद मध्यमंडल में आप देखते हैं समताप मंडल के ठीक ऊपर 50 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। उल्का पिंड भी इसी परत में गिरते हैं। हम लोग जब देखते हैं रात में खुले में जब सोते हैं तो हमको देखते हैं कि कोई तारा टूटता हुआ आता है और पल भर में ही वो अदृश्य हो जाता है। तो हम यही सोचते हैं कि ये कोई तारा टूटा हुआ है ना। तो ये मध्यमंडल ही होता है जो उसको बचा लेता है, इतना उसको रोक लेता है और वहीं पर ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये सबसे ठंडी परत होता है और जो उल्का पिंड टूट करके गिर रहा होता है इसको वहीं पर नष्ट कर देता है। और ये इसकी हाइट भी आप याद रखेंगे 50 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलता है आपको। इसके बाद आपको आता है आयन मंडल। आयन मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, आयनोस्फीयर। क्या कहते हैं, आयनोस्फीयर। ये 680 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। आयन मंडल को क्या कहते हैं, आयनोस्फीयर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। संचार उपग्रह इसी मंडल में होते हैं। रेडियो तरंगें इस परत द्वारा ही परावर्तित होती हैं, यानी कि हम जितने भी मोबाइल, वाईफाई, इंटरनेट जो भी कुछ हम कर पा रहे हैं ये सब आयन मंडल के द्वारा ही होता है। इसके बाद आते हैं बहिर्मंडल। बहिर्मंडल को क्या कहते हैं, बहिर्मंडल को कहते हैं आपका एक्सोस्फीयर। क्या कहते हैं दोस्तों, एक्सोस्फीयर। इसके क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। इसके बाद फिर सारी की सारी गैसें ही हैं और कोई आवरण नहीं पाया जाता है। यहाँ पर हल्की गैसें जैसे हीलियम, हाइड्रोजन ये भी पाई जाती हैं। साथ ही पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक होती है। जो भी गैसें सूर्य के प्रकाश से आती हैं या जो एनर्जी पौधों के लिए आवश्यक होती है वो इसी मंडल से आती हैं। और क्या बात है, ऊपर की ओर जाने पर यह तेज़ी के साथ तापमान घटता जाता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब यहाँ से बहिर्मंडल के बाद से जब हम जितना भी ऊपर जाएंगे तो तापमान घटता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसके बाद आपका पूरा का पूरा पर्यावरण का क्षेत्र आपका कंप्लीट हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।